अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो तो ये रॉड शेप जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड से हमें समझ लगी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कोई भी प्रोकैरियोट में नहीं होती। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है। ये सेल का पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि सेल जितनी भी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बनाता है, वो एनर्जी कहाँ पे बनती है बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। अब आपको पता है कि एक सेल की जो भी एनर्जी करेंसी यूनिट है वो क्या है? एटीपी। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी यूज होती है ना, वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उन एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। और ये एनर्जी के पैकेट्स कहाँ पे बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की कभी हम लोग बात करें ना, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ है, लेकिन इसके अंदर छोटे 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 सुराख मौजूद होते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह ऐसे अंदर की तरफ धंसी भी होती है। ऐसे करके ना ये अंदर की तरफ धंसी भी होती है। अब ये तरफ अंदर की तरफ धंस के जो स्ट्रक्चर बना रही है ना, इन स्ट्रक्चर्स को, ये जो स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल बना है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और अंदर ये जो क्रिस्टी के अंदर ये जो सारी स्पेस है, ये सारी क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो एक एक करके अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? एक स्मूथ मेम्ब्रेन है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं, जो फिल्टर का काम करती है। छोटी चीजों को अंदर आने देती है, बड़ी चीजों को अंदर आने नहीं देती। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है वो इनर मेम्ब्रेन की बात करें, तो मैंने कहा कि वो जगह जगह से फोल्डेड है और फोल्ड होके जो स्ट्रक्चर बनाती है, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अगर एक क्रिस्टी को देखा जाए ना, तो उस क्रिस्टी के ऊपर ऐसे करके नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एक लॉलीपॉप की तरह के स्ट्रक्चर्स, ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं और एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। अब इनको F1 पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? अगर इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखें ना, तो ये क्या है आपके पास? देखें फॉर एग्जांपल, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टी की। अब तो क्रिस्टी के अंदर ना कुछ हिस्सा इसका अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है और बाकी ये ऐसे बाहर निकल के ऐसे करके इसने नोब बना लेनी है। अब जो अंदर हिस्सा जो अंदर है ना, जो धंसा हुआ है, क्रिस्टी के अंदर धंसा हुआ है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? F0। तो मतलब जीरो पोर्शन है, ग्राउंड पोर्शन है। ये ऊपर वाला जैसे कि टॉप फ्लोर होती है ना, तो इसलिए इसको हम लोग जो है वो F1 पार्टिकल कह रहे होते हैं। अब आई गेस जीरो और F1 की समझ आपको लग गई होगी। इस F1 पार्टिकल का दूसरा नाम है एटीपी सिंथेज, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स मौजूद हैं जिसने एटीपी को सिंथेसाइज करवाना होता है। अगर इस F1 पार्टिकल का अलग से स्ट्रक्चर हम लोग कभी ड्रॉ करके देखें ना, तो ये ऐसे करके हमें मिलती है। एक स्टॉक मिलती है जिसके एंड पे बेस होती है। ये बेस बेसिकली क्रिस्टी के अंदर धंसी हुई होती है। और ऊपर जो है वो इसका हेड होता है। ये हेड है। ये जो है वो आपके पास स्टॉक आ जाती है। और ये क्या आ जाती है आपके पास? बेस आ जाती है। F1 पार्टिकल, जैसे मैंने आपको अभी डिटेल में बताया कि F1 पार्टिकल एक नॉब लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है जिसको एटीपी सिंथेस भी कहते हैं। ये इसके ऊपर बेसिकली जो है वो एटीपी की सिंथेसिस जितनी भी होती है वो यही होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यहीं भी हो रही होती है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो जगह है सारी, ये देखें, ये सारी क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अब क्या क्या आपके पास जो है वो मौजूद होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है। ये डीएनए कौन सा होता है? सर्कुलर होता है। सेम वैसे ही जैसे जो है वो, सेम लाइक किसकी तरह? एक बैक्टीरिया की तरह। बैक्टीरिया की तरह का डीएनए होता है इसके अंदर भी। इसके अंदर राइबोसोम भी 70S होते हैं। सेम वैसे ही जैसे किसके अंदर होते हैं? बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। इसके अंदर आरएनए भी तीनों तरह के होते हैं। अब डीएनए भी अपना है पास, आरएनए भी है, तो मतलब ये अपनी प्रोटीन खुद से बना सकती है। जब प्रोटीन खुद से बना सकती है तो आपके पास जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल्फ रेप्लिकेशन है ना, माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन, जैसे एक सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप को खुद से डिवाइड कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका डीएनए भी बैक्टीरिया की तरह का है, राइबोसोम भी है इसके पास बैक्टीरिया की तरह के, और आरएनए भी है। दैट मीन्स ये एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है।
अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा एवोल्यूशन, लेकिन एक थ्योरी आती है एंडो सिम्बायोन्ट हाइपोथीसिस। फर्स्ट चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे जो है ये एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस सपोर्ट करती है। लेकिन एक चीज देखो, वो क्या है, ये रहा है कि बेसिकली कुछ ऐसा हुआ था कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई बैक्टीरिया जाके रहना शुरू हो गए थे, और वो बैक्टीरिया बाद में कन्वर्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए तो उसके अंदर डीएनए आज भी बैक्टीरिया वाला है, इसके अंदर राइबोसोम आज भी बैक्टीरिया वाले ही मौजूद हैं। अगर इसके फंक्शंस को डिस्कस करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, क्यों? क्योंकि एटीपी बनाते हैं। इसको जो है वो एटीपी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की भी जरूरत भी पड़ती है और न्यूट्रिएंट्स की भी पड़ती है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन कौन से वाली सेलुलर रेस्पिरेशन? एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसको करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आप लोगों ने ये सेलुलर रेस्पिरेशन देखो ना, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर तीन बेसिक स्टेप आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद दूसरा स्टेप इसका आता है क्रेब्स साइकिल। ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आ जाती है। ये दोनों बेसिकली कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और सबसे ज्यादा एनर्जी बनाने वाले जो प्रोसेस हैं वो भी यही है। तो ये दोनों कहाँ पर हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग देखें तो क्या आ जाते हैं? एक्सप्लेन हाउ माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर सपोर्ट इट्स रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर वाइज के कैसे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हाउ डज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल रिलेट टू इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब जो सेल जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा उसको उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जितनी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उतने माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, तो उतनी ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगी ना। तो ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए भी है, अपने आरएनए भी है, अपने राइबोसोम भी है, तो ये अपने आप को कभी भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो यहाँ पर बेटे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।